नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। चलिए डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते नहीं हुई एक भी मौत, सरकार ने संसद में दी जानकारी। नमस्ते योजना ने निभाई अहम भूमिका। सिंगल सिगरेट की सेल पर लग सकता है बैन, तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर सरकार सख्त, ई सिगरेट को कर चुकी है बैन। और 14 दिसंबर को मना राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, देश में उत्सर्जन वैश्विक औसत से कम, बीईई करती है इस दिशा में काम। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम पर और वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी पेश की है जिसके मुताबिक बीते 3 सालों में कोई भी मौत मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से नहीं हुई है। 2019 से 2022 के दौरान 233 लोगों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की हजार्डस क्लीनिंग के चलते हुई है। साल 2022 में हजार्डस क्लीनिंग के चलते 48 मौतें हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा में दर्ज की गई हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 की धारा 2(1)(g) के मुताबिक मैनुअल स्कैवेंजिंग से मतलब अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल को हाथ से उठाना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 पूरे देश में लागू है। यह अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध करता है। भारत सरकार हाथ से मैला उठाने वाली प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए नमस्ते योजना भी लेकर आई है। नमस्ते यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम में एक ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है जिसमें केवल ट्रेन्ड वर्कर्स को ही इन कामों में लगाया जाए। आपको बता दें कि भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्राचीन काल से ही मौजूद है। फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में भारत की सामाजिक स्थिति में इस पहलू का जिक्र करते हुए लिखा है, समाज के निम्न वर्गों के लोगों को चांडाल कहकर पुकारा जाता था। उन्हें समाज से अलग गांव और नगर के बाहर रखा जाता था। यह वर्ग अस्पृश्य माना जाता था। साफ सफाई, विशेषकर सड़कों, नालियों और मैला ढोने जैसे कार्य की जिम्मेदारी इसी वर्ग की होती थी। हाथ से मैला ढोने के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर गांधी जी ने भी आवाज उठाई। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्ति को अपने आसपास और स्वयं की गंदगी को खुद साफ करना चाहिए। इस खबर की अहमियत समझने के लिए इस साल 2016 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पर गौर करते हैं। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गर्मा अभियान चलाई गई है। ऑप्शन ए, आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, यौन कर्मियों यानी सेक्स वर्कर्स को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने की कर्मियों के पुनर्वास के लिए। या फिर ऑप्शन डी, बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प सी। 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद देश में एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के लिए किए गए प्रयासों को दिखाना है। इस दिन के समारोह को ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसतन उत्सर्जन का केवल 1/3 है। आपको बता दें, बीईई ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया था। इस निकाय का मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता के लिए नीतियों और रणनीति बनाने में मदद करना है। एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में बीईई द्वारा नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी लागू किया जा रहा है। 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जारी किया। इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया था। इसमें नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया,
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज शामिल है। इसके जरिए एनर्जी एफिशिएंसी के साथ लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में तंबाकू की बिक्री को कम करने के उपाय सुझाए हैं। समिति ने तंबाकू की बिक्री को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की सेल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति के मुताबिक ग्राहक फुल पैकेट के खर्च को उठाने के बजाय सिगरेट न खरीदना पसंद करेगा। साथ ही होटल्स और रेस्टोरेंट में बने स्मोकिंग जोन्स को खत्म करने की बात कही है। समिति के मुताबिक तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों पर लगाया जा रहा टैक्स वर्तमान में कम है, इसे और बढ़ाए जाने का स्कोप है। वर्तमान में सिगरेट पर 53% जीएसटी, बीड़ी पर 22% और स्मोकलेस सिगरेट पर 60% जीएसटी लागू है। WHO की सिफारिश के मुताबिक सरकार तंबाकू उत्पादों पर 75% तक जीएसटी लगा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत चीन के बाद तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहाँ तकरीबन 29% वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के चलते होती है। तंबाकू से जुड़े कैंसर का एक बड़ा हिस्सा भारत में है। इसकी आर्थिक लागत भी उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि भारत में ई सिगरेट की बिक्री पहले से ही प्रतिबंधित है। संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ अहम बिलों को मंजूरी दी जा रही है। राज्यसभा ने द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना है। गौरतलब है कि लोकसभा से इस बिल को अप्रैल में पारित किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। इसमें गोंड समुदाय के धुरिया, राजगोंड, ओझा नायक और पठारी सभी 5 उपजातियां शामिल हैं। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश करती है। इसके बाद ये सिफारिशें केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को सौंपी जाती हैं, जो कि इसकी समीक्षा करके लिस्ट को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए भेजता है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास लिस्ट जाती है, जिसके अप्रूवल के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाता है। आपको बता दें कि गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसकी उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए इसे गोंड कहा जाता है। इस जनजाति का संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। इसमें विधवा विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं। दूध लौटावा और घोटलू प्रथा जैसी संस्थाएं काम करती हैं। घोटलू गोंड जनजाति में अविवाहित युवक युवतियों की संस्था है। इनका प्रमुख नृत्य कर्मा है, जो कि स्त्री प्रधान है। आइए डालते हैं एक नजर आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न पर। प्रश्न है, खबरों में रही नमस्ते योजना है आवासीय और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीवकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए, पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, हाथ से मैला ढोलने की प्रथा को समाप्त करने के मकसद से, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उन्हें पुनर्वास करने के लिए। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। घोटलू संस्था विवाहित जोड़ों के लिए काम करती है। कर्मा इनका मुख्य नृत्य है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न और उनके सही उत्तर के बारे में। प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ। पोक्सो एक्ट में केवल गर्ल चाइल्ड को कवर किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है दोनों विकल्प गलत हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।